नमस्कार, मैं सुरेंद्र कौशिक अपने चैनल पॉलिटी बाय कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने राजनीति की आधारभूत जानकारियां आपको देने का प्रयास किया। राज्य क्या होता है, राज्य के अंग कौन से होते हैं, सरकार क्या होती है, सरकार के अंग कौन से होते हैं। अगर आप इन आधारभूत जानकारियों को समझ लेंगे तो राजनीति की पुस्तकों को पढ़ना, राजनीति को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी शब्द बार बार राजनीति की सारी पुस्तकों में रिपीट किए जाएंगे। इसलिए राजनीति को समझने से पहले और भारतीय संविधान को समझने से पहले आपको इन तीनों अंगों के बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। मैं एक एक टॉपिक्स को भी आपको लेकर चलूँगा, लेकिन आपको यह समझना आवश्यक है कि विधायिका साधारणतः जो कानून बनाने वाली संस्थाएं है उसको विधायिका कहते हैं, जो कानून को लागू करती है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और जो कानूनों की समीक्षा करती है और कानूनों के अनुसार व्यक्ति को न्याय देती है उसको न्यायपालिका कहते हैं। मैंने यह भी बताया था कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होकर कार्य करते हैं, जबकि न्यायपालिका एकीकृत है भारत में। ऐसा क्यों किया गया है कि न्यायपालिका को सेपरेट बताया गया है, सेपरेट बनाया गया है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न्यायपालिका अपने अस्तित्व को बनाए रखे, वह किसी के अधीन होकर कार्य ना करे, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय दे सके। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल हस्तक्षेप से अलग रखा गया है। अब राजनीति में आप पढ़ेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका को आप मुख्यतः पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे देश में संसद जो है वो हमारे देश की विधायिका है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो देश की कार्यपालिका है, और ये दोनों ही विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मित्रों, आप देखेंगे कि पंचवर्षीय चुनावों के बाद जब भी विधानमंडल का गठन होता है और प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और यह सरकार ही देश की कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति इसका नाम मात्र का मुखिया होता है और वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो विभिन्न विभागों का बंटवारा अपने मंत्रियों के बीच में करके देश की शासन व्यवस्था को चलाता है और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करवाता है। मित्रों, हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था कार्य कर रही है, भारत का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर हम इस चीज़ को साधारणतः और सामान्य शब्दों में समझ लेंगे तो फिर हमें बेसिक आधारभूत जानकारियाँ जुटाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, पूरे विश्व में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। एक संसदीय शासन व्यवस्था है जिसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है जिसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। चूँकि भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, इसलिए स्वतः और स्वाभाविक रूप से भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। इन दोनों व्यवस्थाओं में अंतर क्या है? जब आप राजनीति की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आएंगे, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है। तो इनको समझाने से पहले आप सरलता से और बेहद सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें। मित्रों, संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आते हैं राजनीति के सभी कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ पर राजनीति जीएस में हो
वहाँ ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मित्रों, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जहाँ पर भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी होगी। यानी अन्य शब्दों में कहें तो अगर देश की कार्यपालिका देश की व्यवस्थापिका या विधानमंडल के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी है, तो वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी। यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर देश की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर देश की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है तो वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी। और अगर देश की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति सीधे उत्तरदायी नहीं है तो वहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। यहाँ उत्तरदायी शब्द को आपको याद रखना है और इसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं ABCDE। संसदीय शासन व्यवस्था का गुण क्या है? ए ऑप्शन में आ जाएगा, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। बी ऑप्शन, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। सी ऑप्शन, विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको साधारणतः समझना है कि जिस देश में विधायिका के प्रति कार्यपालिका सीधे तौर पर उत्तरदायी होती है वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी, और जिस देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होगी वहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी। मित्रों, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सिर्फ दो अंगों के बारे में बताया गया है, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका को संसदीय शासन व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से जोड़कर उसकी अलग विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन यह प्राथमिक गुण नहीं है। मित्रों, संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शब्द का अर्थ क्या है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होगी। हमने ये समझने का प्रयास किया था पिछले वीडियो में कि विधायिका क्या होती है। विधायिका मतलब देश के लिए जिसे विधान बनाने की शक्ति प्राप्त हो। जैसे हमारे देश में संसद को देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और संसद में जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। अगर आप देखेंगे तो इन दो सदनों में लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि लोकसभा जनता का सदन है, वह निम्न सदन है, वो लोअर हाउस है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। और इसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपनी सरकार बनाता है, यानी कार्यपालिका बनाता है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, और जो प्रधानमंत्री होगा वो कार्यपालिका का हिस्सा होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाएगा कि आप अपनी सरकार बनाएं, और उसी कार्यपालिका के आगे मंत्रियों का गठन करने के लिए वो विधायिका में से ही अपने मंत्रियों को जो चुनकर आए हैं उनमें से ही मंत्रिमंडल की शपथ दिलाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि विधानमंडल के इलेक्शन के बाद कार्यपालिका भी विधानमंडल में से ही निकली है, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यह अलग बात है कि राज्यसभा से भी मंत्री चुने जा सकते हैं, कार्यपालिका का अंग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह याद रखना है कि जो कार्यपालिका होगी उसको दैनंदिन जीवन में बार बार लोकसभा में जाकर, सदन में जाकर अपने गतिविधियों के बारे में जानकारी देनी है। यानी जो उत्तरदायी शब्द था वो यहाँ पर पूरी तरीके से लागू होता है कि अगर देश की कार्यपालिका जनता के सदन के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी है तो वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी। यानी मित्रों, हमारा देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। चुनाव होने के बाद जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद अपनी शपथ ग्रहण कर लेती है तो वो डेली लोकसभा में बैठकर प्रश्नों के उत्तर देती है, विभिन्न मंत्रियों से प्रश्नों के बारे में
पूछा जाता है कि वो सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस कार्य में कितनी देरी हो रही है। तो यानी वो जवाबदेह है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब है जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल यानी वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। उसमें ये ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से व्यक्ति कार्यपालिका के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका जो जिम्मेदार होगी वो लोकसभा के प्रति होगी। लोकसभा में जो जनता का सदन है वहाँ जाकर उसको डेली अपना कार्यकलापों की जानकारी देनी है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानमंडल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। विधानमंडल प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है और डेली जो जवाबदेही है वो सीधे तौर पर जनता के सदन के प्रति रहती है, इसलिए वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भारत में प्रतिनिधि पहले चुनकर जाते हैं लोकसभा में, और जिस दल को बहुमत होता है वो सरकार बनाता है। लेकिन अमेरिका में जो पूरा चुनाव है वो राष्ट्रपति के ऊपर लड़ा जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर वोटिंग होती है, इसलिए वह सीधे तौर पर अपनी विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता और दैनंदिन जीवन में उसे डेली अपने क्रियाकलापों की जानकारी और उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति नहीं रखना पड़ता। वो सेपरेट होकर कार्य करता है, इसलिए वहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। यहाँ एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि जहाँ पर भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ कार्यपालिका के 2 मुखिया होंगे। जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर कार्यपालिका के 2 मुखिया हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया है, रबर स्टाम्प है। यानी कार्यपालिका के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर जो काम करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल को स्वयं चुनता है और वह हर बात के लिए मंत्रिमंडल को जवाबदेह नहीं होता है। मंत्रिमंडल पर उसका आधिपत्य रहता है। यहाँ पर भारत में आप देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था होने से, जैसे यहाँ दो अध्यक्ष हैं, अमेरिका में एक ही अध्यक्ष होगा। अमेरिका में आप देखेंगे प्रधानमंत्री ऐसा कोई पद नहीं है, वहाँ पर नाम मात्र का जो अध्यक्ष है वही उसी के नाम से कार्यपालिका के होंगे और वही वास्तविक अध्यक्ष भी होगा। भारत में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था है। ब्रिटेन की कार्यपालिका का मुखिया जो है वहाँ का राजा होता है। हालांकि पूरे विश्व में राजशाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, लेकिन इंग्लैंड के लोगों में अपने राजा के प्रति इतना अधिक सम्मान है कि उसकी शक्तियों को कम करके उसने राजा की व्यवस्था को बनाए रखा है और सारे काम राजा के नाम से किए जाते हैं। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी प्रधानमंत्री होता है। तो ब्रिटेन और भारत में 2 मुख्य फ़र्क हैं कि वहाँ पर जो है राजा जो है वो वहाँ का नाम मात्र का मुखिया होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। मित्रों, आप पुस्तकों में यह भी देखेंगे कि एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, वह है गणतंत्र, रिपब्लिक। जैसे आप देखते हैं कि 26 तारीख को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है यह भी जानना आवश्यक है। गणतंत्र भारत को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? मित्रों, साधारण शब्दों में समझेंगे, अगर किसी देश का सर्वोच्च पद वंशानुगत ना होकर वह निर्वाचित होता है तो वह देश गणतंत्र होता है। यानी अगर आप यह दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को अगर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त है
यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए देश का सर्वोच्च पद पूर्ण रूप से खुला हुआ है तो वह देश गणतंत्र होगा। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, क्योंकि गरीब से गरीब जनता का कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यताएं रखता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर राष्ट्रपति पद पर पहुंच सकता है। लेकिन ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था है, वहाँ पर राजा का पुत्र ही राजा बनेगा या उसका पारिवारिक कोई सदस्य बनेगा, इसलिए वहाँ ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कहा जा सकता है। भारत जो है वो गणतंत्रात्मक राज्य है, रिपब्लिकन स्टेट है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। मित्रों, संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जब आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह भी है कि मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु, जीवन और मरण का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो वह पूरे संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था होने से भारत की शासन व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो सामान्यतः जब आप अखबारों वगैरह में देखते हैं कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बहुमत वाले दल को अब सरकार बनाने के लिए बुलाया, यह आप देखते हैं, ये सब न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में साधारणतः जो चुनाव होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर ही पूरी जनता वोट देती है। वहाँ पहले प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं और बाद में वो प्रतिनिधि किसी राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अपने आप में सर्वशक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि जो व्यक्ति विधानमंडल का यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य है वही मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। अगर वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उसे दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और सामान्यतः ये परंपरा है कि जो दल बहुमत में होता है, प्रधानमंत्री उसी दल में से अपने प्रतिनिधियों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विरोधी दल का यह व्यक्ति मेरे काम का है तो वह उसको मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है। मित्रों, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है यह आपने समझा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है यह आपने समझा। हमें यह समझना है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो सेपरेट होकर कार्य करती है, और राजनीति में हमें यह समझना है कि विधायिका और कार्यपालिका का रिलेशन किस तरीके का है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, जो विद्यार्थी है उसे सामान्य ये समझने का प्रयास करना है कि जहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी। और जहाँ पर कार्यपालिका विधायिका से सेपरेट होकर कार्य करती है वहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। विश्व में बहुत सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। आपको यह याद रखना है कि या तो किसी देश में संसदीय शासन व्यवस्था होगी या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी। और इन शब्दों का कितना प्रभाव है आपको ये भी समझना है। अगर संविधान में कहीं संसदीय शब्द है तो पूरी ढांचागत व्यवस्था उसकी परिवर्तित हो जाएगी। अगर किसी संविधान में, मान लीजिए भारत के संविधान में संशोधन करके अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लिख दिया जाए तो सिर्फ एक शब्द के परिवर्तन से पूरी ढांचागत व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो मित्रों, आपको साधारणतः मैं विधिवत पढ़ाने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द जो है बार बार रिपीट होंगे और अगर इन्हें आप नहीं समझे तो बहुत मुश्किल है आप राजनीति को समझें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं कुछ वीडियोस अपलोड करके चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति चैनल के माध्यम से जुड़ें और
फिर उसके बाद हम अपनी विधिवत कक्षाएं शुरू करें। इन इंट्रोडक्टरी वीडियोस के माध्यम से आपको सामान्य भाषा में, बहुत डेप्थ में न जाकर, बहुत सतही स्तर पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजनीति को आप किस तरीके से पढ़ें, कौन से टॉपिक से में कौन से शब्द बार बार रिपीट होंगे, इसको सामान्यतः समझें। बोर्ड्स पर पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन इस कंसेप्ट को सामान्यतः अपने मन में बैठा लें कि किस तरीके से हमें राजनीति एक फ़्लो में लानी है, किस तरीके से हमें ये चीज़ों को समझना है। फिर मैं एक एक टॉपिक्स को सिस्टमेटिक पढ़ाना शुरू करूँगा और फिर पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये शब्दों को अगर बीच बीच में शब्द आएंगे और इनके ऊपर लंबा डिस्कस होगा तो टॉपिक्स कभी भी शुरू नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, मेरी अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस के माध्यम से मेरा ये प्रयास है कि आप राजनीति को सरलता से, सामान्यतः समझने का प्रयास करें। जब मैं आपको संसदीय शासन व्यवस्था को पूरा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाऊँगा तब उसमें बहुत सारी विशेषताएँ हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी विशेषताएँ हैं और भारत ने किस तरीके से इन दोनों व्यवस्थाओं को विभिन्न समयों पर अपनाया है। यानी सामान्यतः आप देखेंगे कि भारतीय समय में जो सामान्य समय है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था कार्य करती रहती है, लेकिन अगर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, भारत में संकट काल का समय आ जाता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां देते हैं। अगर मित्रों इनमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां लागू हो जाती हैं तो भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो स्वतः परिवर्तित होकर वो एकीकृत व्यवस्था में और जो है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का रूप लेना शुरू कर देता है। राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होने लग जाती हैं। तो मित्रों, ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता है कि वो किस तरीके से अपना विभिन्न परिस्थितियों में रंग बदलता है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं समय के अनुसार, कैसे वो अपना रूप बदलता है, कैसे संघीय शासन व्यवस्था एकीकृत में बदल जाती है। मैं आगे अपने टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स और लूँगा, जैसे फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, भारत किस तरीके से अपना रंग बदलता है, किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, यह आपको समझना है। आपको मित्रों अगर ये बातें समझ में आ गई कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, जवाबदेही का मतलब क्या है, तो मित्रों जब हम विधिवत रूप से क्लास शुरू करेंगे तो आपको बेहद आसानी से सबको समझ में आने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा क्लिष्ट ना करते हुए बेहद सामान्य तरीके से आपको टॉपिक्स में प्रवेश कराऊं। इसलिए मैं कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहा हूं। उसके बाद जैसे ही हमारी सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ती है, मैं आपको एक एक टॉपिक्स को विधिवत पढ़ाना शुरू करूंगा और उसमें फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।